आप बार बार जो है मामला जमीन पे ले आते हैं, बार बार मामला देखिए जमीन का ही मामला है, जमीन पे ही टिकना है, हम जमीन से ऊपर कितना ऊपर तक जाएंगे। देखिए मेरा तो ये मानना है कि ये जो पहले बहुत अच्छा था, आदिवासी आदिवासियों की जगह रहे, और मतलब 2-4 आदिवासी रहे पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसा आपने भी कहा, आप खुद भी मानते हैं कि आदिवासी लोगों को, मूल निवासियों को भी, मेरा तो ये मानना है, जो जिसको आप मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स कहते हैं वो नहीं आती है। आदिवासी भोले लोग होते हैं, तो क्यों करें पॉलिटिक्स। आप चाहते हैं कि आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, आप चाहते हैं आदिवासियों के अपने राजनीतिक नारे हों, आप चाहते हैं कि आदिवासी राजनीति में दखल दें। मुझे लगता है कि इससे कुछ भला आदिवासियों का नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति वाला काम है ना, ये जो अभी कर रहे हैं उन पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आदिवासियों को भला चाहते हैं। देखिए बुरा कोई नहीं चाहता है। अब हो सकता है उसमें आप बातचीत करें, कुछ सुझाव आप दें और फिर उसको रखा जाए, उस पे चर्चा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल अधिकार देने से कोई नहीं। देखिए ये जो भले वाली बात कही, बड़ी मजेदार बात है, और उन्होंने इतना भला कर दिया है कि आज की तारीख में खतरे में आ गए। तो ताना मारो, और नहीं, ताना नहीं, इतना भला वो कर चुके हैं। आप देखिए, आप पूरा आदिवासी इलाके में लोग अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और किससे बचा रहे हैं? वो खुद को बचा रहे हैं, गैर आदिवासियों से बचा रहे हैं, इस देश की सरकारों से बचा रहे हैं, तो आपको इस देश के पूंजीपतियों से बचा रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे आप सोचिए कि उदयपुर के पास में एक जगह थी जहां अभी गोल्ड माइंस निकली थी। अब हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर गोल्ड माइंस हैं उस पहाड़ी के ऊपर जो है गांव बसा हुआ है, जो अपने लिए पीने का पानी 4-5 किलोमीटर दूर से लेके आता है। और ये पिछले साल दिसंबर के आसपास की बात थी जब मैं उस गांव को विजिट किया था। तो सोचिए वो 2024-25 में अब जो गांव गोल्ड माइंस के ऊपर बना हुआ है, उसके पीने के पानी जो 3 से 4 किलोमीटर दूर से लोग लाते हैं, और वो भी गधों पे लाद करके, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर गांव है। दूसरी तरफ उस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। पिछली सरकार ने कहा था कि हम कुछ बच्चों को जो है ना मोबाइल देंगे, जो है उन्होंने, पिछली सरकार का अनाउंसमेंट था और उन्होंने मोबाइल दिए। उनमें से एक आध बच्चों को, उस गांव के बच्चों को भी मोबाइल मिला, क्योंकि वो स्कूल जाते थे बच्चियों को। तो बाद में पता चला कि मोबाइल ला करके और वो टांड जो घर में होती है उस पर रखा हुआ है। तो पूछा कि क्यों, बोले कि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो टावर ही नहीं है तो इस्तेमाल करेंगे कहां इसका, बिजली नहीं है तो चार्ज क्या करेंगे इसको, और ना कॉल लगना है ना कॉल को आना है, तो रखा हुआ है, कोई काम करने। बोले कि चावल दे देते, दाल दे देते तो कम से कम कुछ काम में आता है ये। अब बोले कि जब का आया तब से डिब्बे में रखा हुआ है। तो स्थितियां कुछ इस तरीके की हैं, और इसीलिए आदिवासी जो है अपने आप को बचाने के लिए पार्टीज बना रहा है, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप का तो वो खुद जन्मदाता है, वो खुद इस सेटअप को बनाने वाला है, वो शुरू से इसके पक्ष में रहा है। तो ऐसे में वो इस सेटअप को आगे लेकर के जाना चाहता है, और इसीलिए वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ में आगे बढ़ रहा है। उसी दायरे में, जो संवैधानिक दायरा है, उसमें वो अपनी पार्टीज बना रहा है, उसमें के जरिए अपनी जो है लोकसभा में जा रहा है, विधानसभा में जा रहा है, अपनी मांग उठा रहा है और अपनी मांग को पूरा कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो पुराने जो लोग हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो हम पार्टी बनाएं, क्योंकि वो भला करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम उनकी जगह ये जिम्मेदारी अदा करेंगे तो वो भला नहीं कर पाएंगे। अब वो हमारे हिसाब से तो वो अपना ही भला नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो वो तो पूरा पुण्य करने पे लगे हुए थे। लेकिन अब आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए ये जो आदिवासी हैं, जो बेसिकली, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो मैं बाद में पूछूंगा, पहले इस पे गौर करते हैं कि आदिवासी समाज को मान लीजिए एक मजबूत राजनीतिक आधार मिल जाता है, एक मजबूत राजनीतिक पहचान आ जाती है, एक मजबूत राजनीतिक शक्ति वो बन जाते हैं। मैं तो नहीं कहता हूं कि बहुमत में हो जाएंगे, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आदिवासियों की सरकार ही बन जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी महत्वपूर्ण पद पे, जैसे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, उस पर कोई आदिवासी अभी तक पहुंचा है। अगर गलत हूं तो आप बताइएगा। या राष्ट्रपति तो शायद पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, लेकिन और तो कोई नहीं है। और ये जो माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, द्रौपदी मुर्मू का भी जो असेंशन है
उनको जो राष्ट्रपति बनाया गया है वो भी एक राजनीतिक जोड़ गुणा गणित ही है, मतलब अच्छा हुआ बनाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो सहज अधिकार किसी देश की जनता को, किसी देश की जनता के एक हिस्से को होना चाहिए, वो तो नहीं है। मेरा सवाल ये है जितेंद्र भाई आपसे, और बहुत बहुत मेरा ख्याल है आना ही है ये सवाल, कि अगर ये राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, मतलब क्या चाहते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतीकों का अपना एक महत्व है, और हम लोग किसी भी तरीके से देख लीजिए, जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनवाई थी, अपने आदर्शों की बनवाई थी। उन मूर्तियों का अगर एज ए हम लोग देखें कि रिसर्च स्कॉलर के तौर पर देखें तो शायद उसका बहुत कोई मतलब समझ में ना आए, लेकिन उन प्रतीकों का जो महत्व आम जनता के लिए है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है उनके जीवन में, आम व्यक्ति के जीवन में, और खास करके उनके जीवन में जिस समाज से वो जुड़े हुए हैं, वो तमाम प्रतीक। आदिवासी समाज में भले ही ये बात क्लियर हो, ये बात आदिवासी समाज भी जानता है कि पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, बहुत सारी चीजें थी जिसके तहत द्रौपदी मुर्मू साहिबा को लाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक प्रतीकात्मक महत्व है, उनका एक सम्मान है कि वो इस देश की पहली नागरिक है, इस देश की मुखिया हैं, आदिवासी समाज से हैं और महिला हैं, और इस बात को वो फक्र के साथ एक्सेप्ट करता है, इसको वो स्वीकार करता है। वो इसलिए इस बात को एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। हम ये कहें कि कोई आदिवासी प्रधानमंत्री बने, ये और बाद की बात है, ये आने वाले दिनों में हो सकता है देखने को मिले, हो सकता है नहीं भी मिले, ये अलग बात है, लेकिन प्रतीक के तौर पर क्योंकि ये पहली बार है, सिंबॉलिकली इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए इस तरीके की पोजीशंस, चाहे राज्यपाल का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, या कैबिनेट के जो टॉप 4 होते हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, जो विदेश मंत्री, इस तरीके के जो मंत्रालय हैं, या फिर किसी देश का सीएम, किसी प्रदेश का सीएम हो, या और चीज इस तरीके की पोजीशन, तो उनका एक प्रतीकात्मक महत्व भी होता है, और खास करके उन समाजों के लिए जिनका रिप्रेजेंटेशन कभी वहां तक हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो उसको बहुत पॉजिटिवली देख करके चल रहा है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि आदिवासी समाज इस पूरी की पूरी राजनीति को जब वो देख रहा है तो वो ये मान के चल रहा है कि क्योंकि उसे इसी सिस्टम में रहना है, वो इस देश को बनाने वाले लोगों में शामिल है, वो इस सभ्यता को शुरू करने वाले लोगों में शामिल है, वो इस देश को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई को नेतृत्व करने वाले लोगों में शामिल है, वो संविधान को बनाने वाले लोगों में शामिल है। तो वो जो सपना उसके पुरखों ने देखा है उसको बनाना भी वो चाहता है, इसलिए उसको जो हक और हुकूक मिला हुआ है उसको बचा करके वो रखना चाहता है। वो चाहता है कि जो उनके पुरखों ने दिया है उसे वो बचा करके रखे, आगे लेकर के जाए, और इसीलिए वो हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, राजनीतिक हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। तो जितेंद्र भाई एक बात बताइए, ये तो आपने साफ कर दिया कि भाई जो वाइट मैन बर्डन है और उसके हिसाब से जो लोग आपका भला करना चाहते हैं, आदिवासियों का भला करना चाहते हैं, वो भला आप नहीं चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरा सवाल ये है कि अगर आपको राजनीतिक अधिकार मिल गए, अगर मान लीजिए आपने मिले तो क्या आपने छीन लिए, आपने अपने हक में राजनीतिक अधिकार कर लिए, राजनीतिक सत्ता पे आपका कुछ हक हो गया, तो आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो इसको देखिए कि जो राजनीतिक हक जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले भी इस तरीके की बातें हो रही थी, तमाम किस्म की बात हो रही थी। जब अंग्रेज़ यही सब बात कह रहे थे कि हम आपको आधुनिक बना रहे हैं, हम आपको सभ्य बना रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, हम आपको वो कर रहे हैं, तो ये जो हक और अधिकार देने की लगातार बात होती है, ये दरअसल ऐसा मामला है कि जो दे रहा है उसे भी लगता है जैसे वो जैसे दान जैसा कुछ कर रहा है, वो परोपकार जैसा कुछ लगता है। लेकिन जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है तब से ऐसा कुछ है नहीं कि कोई किसी को कुछ दे रहा है। आदिवासी समुदाय आज़ादी के पहले भी अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ रहा था, आज़ादी के बाद भी वो लड़ रहा है। आज हम लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को हक अधिकार दे दिया जाए, देने को तो संविधान सभा ने ही जो है उनको दे दिया था। तमाम तरीके की चीज़ें जिसकी आज बात हो रही है वो लिख करके दी गई थी, संविधान में इस बात की गारंटी भी दी गई थी। लेकिन उसका हकीकत में हुआ क्या? हकीकत में उसका ये हुआ कि छत्तीसगढ़ के भीतर
अभी पिछले 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, द हिंदू में एक रिपोर्ट आई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत जमीनों पर जो आवेदन आदिवासियों की तरफ से किए गए थे उस एक्ट के तहत उनका डेटा गायब हो गया हैं? डेटा गायब हो गया, एप्लीकेशन ही गायब हो गए। सरकार ने कहा कि ये जो है कुछ टेक्निकल एरर था जिसके चलते डेटा गायब हो गया। क्या बात है। तो अब बात यह है कि हक अधिकार जो दिया हुआ है उसके साथ भी क्या हो रहा है। इसी तरीके से जैसे एक और बात आती है जिसमें आदिवासियों जो कहा गया कि 1952 में जो भूमि सुधार हुआ था तब भी यह कहा गया कि जो कोई किसान या जोतदार किसी जमीन को 12 साल से अधिक समय से जोत रहा है तो उसको उसे पर मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यह बात आदिवासियों पर लागू नहीं की गई। आदिवासियों की जमीनें जो थी, जो अंग्रेजों के आने के पहले जो आदिवासी जिस इलाके में कब्जा कर रखे थे, जो इलाके पर उनका अधिकार था, वो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुगल सत्ता हो या बाकी राजा रियासतों के साथ अच्छे संबंध चल रहे थे, एक बैलेंस ऑफ पावर था। अंग्रेजों ने आकर के जबरदस्ती उस इलाके में घुसना शुरू किया और कहा कि नहीं, हम आपका जो है आपको सिविलाइज करना चाहते हैं। मोगली को वो चाहते थे कि मोगली को जंगल से उठा करके वो शहर में लाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोगली चाहता है? उस समय का जो गैर आदिवासी समाज भी था वो भी यही कह रहा था कि जो है अंग्रेजों को हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हम अगर मोगली हैं तो मोगली बने रहने दीजिए। जैसे 1890 के आसपास जब शादी की उम्र जो है वो 10 साल से बढ़ाकर के 12 साल जब हुई थी तो लोकमान्य तिलक साहब ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो हिंदू वैल्यू सिस्टम है उसमें हस्तक्षेप होगा। जबकि अंग्रेज शादी की उम्र बढ़ा रहे थे, तो जो चीज आजादी के पहले गैर आदिवासी समाज अंग्रेजों के मामले में जब वो बात कहता था, सेम आर्गुमेंट आदिवासी समाज दे रहा है। वही बात कह रहा है कि आप हस्तक्षेप मत कीजिए, क्योंकि आप जब हस्तक्षेप करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो होता है। जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जब आया था तब ये बात कही गई थी कि जमीनों पर आदिवासियों को पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन 3 एनजीओ आए, एक शेर बचाता था, एक भालू बचाता था, एक जो है ना कुछ और जानवर बचाता था। उसने कहा कि अगर जमीनों पर पट्टे दिए गए जंगलों में आदिवासियों को तो जानवरों पर खतरा हो जाएगा, जानवर इनसे जो है ना डरेंगे और ये जानवरों के लिए जो है खतरनाक साबित होगा, इसलिए जमीनों पर पट्टे नहीं दिए जाए। ये वही लॉजिक था जो अंग्रेज दे रहे थे। अंग्रेज ये कह रहे थे कि अगर जंगल में आदिवासी रहेगा तो जंगल खत्म हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कानून बनाकर के अपने कब्जे में लिया और सबसे पहला काम किया जंगल काटने का काम किया। और जंगल काट करके उसकी लकड़ी से रेल बनाई, उसकी लकड़ी से जो है बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। इसी तरीके से वो दूसरा और काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि जंगल में आदिवासियों को रहने से जानवरों को खतरा है, इसलिए उन्होंने वन्यजीव अभ्यारण्य और इस तरीके के कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए। लेकिन वो अभ्यारण्य बनाकर आदिवासियों को तो बाहर किया, लेकिन वहां अंग्रेजों को शिकार करने की अनुमति थी। तो ये जो पूरा का पूरा नोशन है, ये जो देने वाला जो नोशन है, ये दरअसल दे नहीं रहा होता है, वो दरअसल छीन रहा होता है। और हम उसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हक और हुकूक हमें मिलते हैं, जो वही चीज जो संविधान में लिखी हुई है अगर वही हमें मिलती है तो हम उन तमाम चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। वो चीज है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेंगी, चाहे जमीन हो, संसाधन हो, जंगल हो या जो भी तमाम तरीके की चीजें, हम उनको सुरक्षित करना चाहते हैं आने वाली भविष्य के लिए। हम उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम उनसे होने वाले मुनाफे को अपने तक नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के पास भी तो कुछ बच करके रहे। हम मरे तो कम से कम ये तो रहे कि आने वाली पीढ़ियां कहें कि भाई आपने कुछ तो पेड़ छोड़ दिए जिनके चलते ऑक्सीजन है। नहीं तो एक अंग्रेजी फिल्म थी, उस फिल्म का कॉन्सेप्ट ये था कि धरती पर जितना भी पेड़ पौधा था सब नष्ट हो चुका है, अब कुछ लोग हैं जो आकाश में उन्होंने अपना घर बनाए हुए हैं। और जी, उस फिल्म में यही था। दरअसल गैर आदिवासी वही कर रहा है। वो जंगल को, जमीन को, जो धरती पे जो कुछ मौजूद है सबको नष्ट करके अपने लिए एक अलग प्लैनेट की खोज में है। वो चाहता है कि वहां पेड़ पौधे सब कुछ रहे जो यहां पर मौजूद है, और इसको नष्ट करके वहां जाना चाहता है वो। ये वही कॉन्सेप्ट है जब वो शहर, दिल्ली जैसे शहर को पॉल्यूटेड करके गर्मी, सर्दियों की छुट्टियों में या गर्मी की छुट्टियों में या जब धूल धुआं ज्यादा होता है तब वो अपने लिए सुख चैन खोजने पहाड़ों में जाता है और वहां भी जाकर के यही हरकत करता है। वो वहीं जाकर के वही जो है डंपिंग यार्ड बनाने की कोशिश करता है। जो कचरा वो यहां फैला रहा है वही कचरा वो उस इलाके में जाकर के फैलाता है।
हाँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अंग्रेजों का जिक्र ले आए। 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भाई आदिवासी तो भारत में शामिल हुए ना, तो जब भारत में शामिल हो गए तो फिर भारत के लोग हो गए। देखिए, दो चीज है, आदिवासी भारत में शामिल हुए या भारत आदिवासियों में शामिल हुआ, ये दो अलग अलग चीजें। पहले कौन आया, भारत आया कि आदिवासी आए, देश आया कि आदिवासी आए, या ये संविधान आया कि आदिवासी आए? तो आदिवासी पहले से हैं, आदिवासी डे वन से हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस सभ्यता की शुरुआत, जो गौरवशाली सभ्यता हम लोग भारत की कहते हैं, उसकी शुरुआत आदिवासियों ने की है। तो चाहे धर्म हो, चाहे जातियां हो, चाहे बाकी तमाम चीजें हो, देश हो, या फिर बाकी लोकतांत्रिक ढांचे से लेकर तमाम जिन चीजों की हम लोग बात करें, ये सारी की सारी चीजें बाद की है, सरकार बाद की है। 1947 से पहले कोई सरकार नहीं है। 1947 से पहले जिसे आज की तारीख में हम भारत सरकार का कानून कहते हैं, वो कोई कानून नहीं है। अब कोई आदमी जो 80 साल का, 85 साल का बुजुर्ग जो जंगल में रह रहा है, उसे जाकर के कोई कहे कि सरकार का ये कानून है और ये तुमको मानना होगा, ये तो जाती है, ये तो तुम अपने लठ के जोर पर करना चाह रहे हो, जैसा अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेजों ने भी कहा कि ये जमीन तुम्हारी है तो कागज दिखाओ। अब सवाल यह है कि आदिवासी में तो कागज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आदिवासी कागज कहां से दिखाए? और उसको जो है लठ के जोर पर, ताकत के बल पर उसको खत्म किया गया। वही आज की सरकार कर रही है, वो भी ये कह रही है कि या तो हमारी बात मानो, नहीं तो हम आपको लठ के जोर पर खत्म कर देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये दरअसल जो हमारा स्टेट भी है, जो सरकारें हैं, वो आदिवासियों को एक तरीके से विरोधी के तौर पर देखती हैं, उसे दुश्मन के तौर पर देखती है, क्योंकि वो आपसे अलग है। लेकिन बात यह है कि आपसे अलग तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। आप जिस तरीके का पहनावा पहनते हैं, जिस तरीके का खाते हैं, जिस तरीके का नाचते हैं, या जो आपके सामाजिक मूल्य हैं, वो तो हर दूसरी कम्युनिटी से आपके अलग है, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार उन्हें दुश्मन के तौर पर ट्रीट ना करे, और सरकार उन्हें यह भी ना बताए कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। सरकार को यह समझना होगा कि जो आदिवासी, जो इस धरती पर पहले से, जो पहले आया है, उसका क्लेम पहला है। जो बाद में आया वो ताकत के बल पर भले ही अपने आप को साबित कर ले कि वो श्रेष्ठ है, लेकिन वो श्रेष्ठ है नहीं। तो उसे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जस्टिस मार्कंडे काटजू की एक बेंच थी, उसने, और ज्ञानसुधा मिश्रा जी उसमें एक पीठ में थी शामिल, उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के जो 8% लोग हैं ना, यही इस देश के मूलवासी हैं, ओरिजिनल हैं, यही इस देश के आदिवासी। रेस्ट ऑफ अदर 92% वो कहते हैं कि ये सारे के सारे माइग्रेंट्स हैं। तो ये बात समझनी होगी, देश को भी समझनी होगी, गैर आदिवासी समाज को भी समझनी होगी। हम ये किसी से नहीं कह रहे कि आपको बाहर जाने की जरूरत है, देश छोड़ के जा, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात समझिए कि ये देश किसका है। अच्छा, अब इसमें दो सवाल बनते हैं जो आपने जवाब दिया इसमें। एक तो ये कि भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के हित के लिए, के भले के लिए, तो तो उन्होंने वनवासी केंद्र कुछ है, और दूसरा यही बीजेपी जो है, या जो आरएसएस है, उसका मानना है कि भैया तो हिंदू हैं, आदिवासी तो हिंदू हैं, हिंदू समाज से हैं, इसलिए इनको हिंदू ही होना होगा और इनका भला तब होगा जब हिंदू राष्ट्र होगा। इसके बारे में क्या? देखिए, एक चीज ये समझिए, पहले कौन आया, हिंदू पहले आए या आदिवासी पहले आए? तो आप देखेंगे पता चलेगा कि आदिवासी पहले आए। धर्म सारे के सारे बाद के हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। साफ साफ जवाब दीजिए, आदिवासी हिंदू है या आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं हैं? जी, मैं नहीं हूं, लेकिन अगर सरकार या कोई भी ढांचा, सरकारी ढांचा, अगर उन सबको किसी ढांचे में ही बांध करके रखना चाहता है और उससे बाहर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसी ढांचे में रहना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। 1947 से पहले ये धर्मों का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली ढांचागत कोई स्वरूप नहीं है, कोई ऑफिशियल उसमें नहीं है कि आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको इन्हीं फिक्स कैटेगरीज में रहना है। आदिवासी, कोई भी आदिवासी समाज ज्यादातर धर्म पूर्वी समाज है, धर्मों के आने के पहले के समाज है।
बाद की जो प्रैक्टिसेज आई, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू हो या बाकी बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो बाद में वो कहीं कहीं जाता रहा है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा आदिवासी इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं, आदिवासी क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं, आदिवासी हिंदुइज्म को भी फॉलो कर रहे हैं, आदिवासियों में जैन को मानने वाले हैं, सिखिज्म को भी मानने वाले हैं, बुद्धिज्म को भी मानने वाले लोग हैं, सब में है। आदिवासियों में वो तबका भी है जो धर्मपूर्वी है, जो किसी को नहीं मानता। सरना को लेकर के झारखंड में पूरा का पूरा चल रहा है और अलग अलग हिस्सों में ये मांग हो रही है कि आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड दिया जाए, जिसका नाम ही जो है ना ट्राइबल रिलीजन या ट्राइबल धर्म हो या आदिवासी धर्म उसका नाम हो। उसमें कई सारे धर्म आ जाए। हाँ, उसमें सारे, तो वो एक पहचान की चीज है। आरएसएस की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, वो सबको उसी में समेट करके रखना चाहता है, वो एक ही रंग में रंगना चाहता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है। आदिवासियों में भी जितने कबीले हैं सब अलग अलग हैं, सब में ऐसा भी नहीं कि रोटी बेटी का संबंध हो कि सबको एक साथ शामिल कर लिया जाए। तो वो चाह करके भी अगर ये सोचें तो वो नहीं शामिल हो सकते हैं। इसीलिए शामिल होंगे भी तो वो दलितों में आएंगे। वो दलितों में आए नहीं आए, वो दलितों में तो वैसे भी नहीं आ रहे, उनको तो आउटकास्ट कर रखा है, वो इन चारों से बाहर कर रखा है, पांचों से बाहर है एक्चुअली। दूसरी चीज ये है कि वो जो बनवासी कहते हैं, तो दरअसल वो आदिवासियों की जो पहचान है, जो ओरिजिनल पहचान है, उसको खत्म करते हैं। आदिवासियों की पहचान जो नाम से है वो ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी हुई है। बनवासी बेसिकली क्षेत्र विशेष से है, वो उसे साबित करना चाहते हैं सिर्फ जो जंगल में रह रहा है, जो वन में रह रहा है, वही बनवासी है। लेकिन वो इस बात को मानने को राजी नहीं है कि जो दिल्ली में बैठा हुआ मेरे जैसा आदमी है वो मुझे बनवासी मानने को राजी नहीं है, वो मुझे आदिवासी मानने को राजी नहीं है। उसका कहना है कि सिर्फ जो जंगल में रह रहा है, पहाड़ वाले को भी वो आदिवासी मानने को राजी नहीं है, जो कोस्टल बेल्ट में जो रह रहा है उसको वो बनवासी मानने को राजी नहीं है। दरअसल वो आदिवासियों को एकदम डिवाइड करके रखना चाह रहा है और उसका वो एक पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाह रहा है ताकि मुसलमानों के खिलाफ कभी ऐसी नौबत आए तो इस्तेमाल कर सके, ईसाइयों के खिलाफ कभी ऐसी नौबत आए तो इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए वो सब किया ही है और करता रहा है। अच्छा, अब मेरा टू द पॉइंट सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, महत्वपूर्ण चुनाव हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है आदिवासी मुद्दे, आदिवासी मामले क्या कोई, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति में दलित, महादलित है ना, ये तो अपना एक असर, अपना एक मायने रखते ही हैं, लेकिन आदिवासी मुद्दे, आदिवासी मामले कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज़ हम लोग बिहार में भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बिहार में जो जन संगठन काम कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, वो तमाम इस तरीके, खास करके कैमूर और उस समय वहाँ बड़े लेवल पर जो है वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी वन विभाग आकर के वहाँ पर भी जो है टाइगर रिजर्व बना करके ज़मीनों खाली करा रहा है, आदिवासियों को खाली करा रहा है। वहाँ पर भी हमारी एक ही मांग है, चुनाव हो रहे हैं तो आदिवासियों के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें मोटा मोटी बिहार के संदर्भ में एक तो ये मामला माइग्रेशन वाला मामला है कि जो जमीन है वो छीन रहे हैं, वो वाला एक मसला है। दूसरा आदिवासी ट्राइबल कॉलम का भी बात है। अब क्योंकि बिहार स्पेसिफिक बात करें तो आबादी बहुत कम है, नंबर्स में बहुत कम है, इसलिए वो उतना प्रभावशाली उनकी आवाजें नहीं आती हैं जितनी कि बाकी समाज के समूहों की आती है। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो एक बड़ा तबका, निर्णायक तबका तो है ही, जो पूरे प्रदेश को भले ही ना सही लेकिन कुछ एक सीटें हैं, कुछ एक इलाका है जिसको वो प्रभावित करता है। और इसीलिए बिहार के संदर्भ में भी हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहां एक और चीज, वहां पर आप देखेंगे तो कुछ आदिवासी समाज ऐसे हैं जिन्हें एसटी की सूची में ही शामिल नहीं कर रखा, उन्हें एससी में कर रखा है। लेकिन अब वो तमाम लोग आंदोलनरत हैं कि भाई हमें एसटी की सूची में शामिल किया जाए। कई ऐसे हिस्से हैं जहां किसी एक जिले में वो एसटी में है, दूसरी जगह पर वो नहीं है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। अब उनको लेकर के भी हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग वहां भी मांग कर रहे हैं, वहां जो तमाम जो जन आंदोलन के साथी वो इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि भाई उनकी आवाज को सुना जाए, उनकी बात को सुना जाए। आने वाले दिनों में देखिए किस तरीके से उस आवाज को जो है एड्रेस किया जाता है और कौन एड्रेस करता है। क्योंकि अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं, भारत आदिवासी पार्टी की, तो इस महीने के अंत में वो भी अपना जो है शुभारंभ करने जा रही है बिहार में। अच्छा, वो भी वहां से अपनी राजनीति चुनाव अभी तो शुरुआत है, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन अभी पार्टी अपना कार्यक्रम जो है वहां से ले रही है, वहां अपना कार्यालय खोल रही है और बाकी सारी चीजें। इसी महीने 28 अगस्त को उसका ओपनिंग डे है। अच्छा। तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे जहां जहां हम लोग जाएंगे
वहां वो सारी बातें, सारी आवाजें धीरे धीरे मजबूती से उठाई जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में भी आदिवासियों के मुद्दे जो है प्रमुखता से उठाए जाने लगे। अच्छा, फिर आप जो बात करते हैं, तो बिहार की राजनीति में अगर आप हस्तक्षेप करेंगे, दखल देंगे, तो क्या इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे? देखिए, ये बहुत भविष्य का मामला है, कैसे क्या होगा। अभी आप देखिए तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब हमें इंडिया ब्लॉक के जो महत्वपूर्ण पार्टनर्स थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, खास करके राजस्थान इलेक्शन में, लोकसभा के मामलों में जब हम लोग बात करें तो उन्होंने हमें समर्थन दिया था। और आज हम लोग विपक्ष में हैं, सत्ता के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, सत्ताधारी जो दल है उसके साथ भी हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम अपनी आवाज विपक्ष में रह करके बुलंद कर रहे हैं। फॉर्मल तरीके से जो है वो अलायंस होगा नहीं होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, और पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो इस पर डिसीजन लेगी। तो मैं इस मामले में यही कहूंगा कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और देखते हैं क्या होता है। जी, आखिरी सवाल जितेंद्र भाई, पुराना क्या था, मूल निवासी कौन है, आदिवासी कौन है, जमीन पे किसका हक था, पहले कौन आया, ये सब बातें तो गुजरे जमाने की बातें, इन पे बात की जा सकती है, इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आज के संदर्भ में देश का आदिवासी तबका क्या चाहता है? देखिए, देश का आदिवासी तबका बहुत क्लियर कट है, इस देश में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। हिस्सेदारी वो हर एक चीज में चाहता है, वो संसाधनों पे चाहता है हिस्सेदारी, वो सरकार में हिस्सेदारी चाहता है, वो नायकों में जगह चाहता है, वो इतिहास में जगह चाहता है, वो साहित्य में जगह चाहता है। वो जगह जो उसका वाजिब हक है, वो हिस्सा जो उसे नहीं दिया जा रहा है। एक चीज याद कीजिए, कल जो है हमने आजादी का जश्न मनाया, हमने स्कूलों में बहुत सारे नारे लगाए, हमने बहुत तमाम तरीके के भाषण दिए, हम प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया, बहुत लंबी देर तक भाषण दिया, लेकिन क्या कहीं पर उन्होंने आदिवासी का जिक्र किया? नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्यू शेयर है, हमारी जो हिस्सेदारी है, वो हमें दी जाए, चाहे वो इतिहास में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे कहीं पर भी हो। हम हाशिए पर नहीं रहना चाहते। हमें यह कोई कहे कि हम हाशिए पर हैं, हमें कोई कहे कि हम पिछड़े हैं, हम ना पिछड़े हैं ना हम हाशिए पे हैं, हम सेंटर में हैं। और सेंटर में भले हमारा हिस्सा कम हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसके सेंटर में रहें, और यही आदिवासी समाज चाहता है। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये हैं जितेंद्र मीना, डॉक्टर जितेंद्र मीना, लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और भारत आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। और सबसे बड़ी बात,